नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 67th बीपीएससी और बिहार दरोगा के लिए आधुनिक भारत का इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 2 है। इसका पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। जो पार्ट 1 देख चुके हैं तो एक बार आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जो बीपीएससी और बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है उससे आप लोग मैच करके देख लीजिएगा कि जो हम पढ़ाए हैं उससे क्वेश्चन आया है कि वहाँ पर नहीं आया है। ठीक है, क्योंकि देखिए आप तभी किसी का वीडियो देखिए जब वहाँ से क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना हो, नहीं तो अपना टाइम ख़राब मत किया कीजिए। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है। अगर मेरा ही वीडियो से क्वेश्चन नहीं मैच करे तो मेरा ही वीडियो नहीं देखा कीजिए। ठीक है, अगर मैच करे तो ज़रूर देखिए, किसी का वीडियो देखिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, ये हम लोग का सेकेंड वीडियो है। तो पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट है इसमें गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में जानेंगे। तो उससे पहले एक आपके यहाँ पर देखिए रियासतों के प्रति जो है प्रमुख ब्रिटिश नीतियाँ, जो ब्रिटिश नीति है रियासतों के प्रति कब कब कैसा कैसा रहा ये देख लीजिए। तो सबसे पहले जो है 1740 से 1765 के बीच में जो है कंपनी का भारतीय रियासतों, जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, भारतीय रियासतों से जो है समानता के लिए संघर्ष कर रही थी 1740 से 1765 के बीच में। उसके बाद 1765 से 1813 ईस्वी के बीच में जो है सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति या घेरे की नीति का पालन करता है। 1765 से 13 के बीच में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर कि घेरे की नीति कब से कब तक अंग्रेज़ों ने लाया था, तो ये अपनाया था, तो 1765 से 1813 के बीच में। उसके बाद है अधीनस्थ की नीति कब अपनाता है, तो 1813 से 1857। जो आपके रियासत थे उनको अपने अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी मिलाने का प्रयास कब से कब तक करता है, तो 1813 से 1857 तक बहुत तेज़ी से करता है। ठीक है, उसके बाद है 1858 से 1935 ईस्वी अधीनस्थ संघ की नीति अपनाई गई। उसके बाद है 1935 से 1947 के बीच में बराबर के संघ की नीति अपनाई गई। तो आपके पाँचों पॉइंट को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वारेन हेस्टिंग। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग के बारे में देखिए। तो सबसे पहले बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति किसके द्वारा की गई, तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा। राजकोषीय जो कोषागार है पहले मुर्शिदाबाद था, उसे जो है हस्तांतरण करके कहाँ पर लाया गया, तो कलकत्ता में लाया गया। किसके द्वारा, वारेन हेस्टिंग के द्वारा। समस्त भूमि शासक की है, वारेन हेस्टिंग का सोचना था, वारेन हेस्टिंग का कहना था। उसके बाद है कि राजस्व सुधारों के लिए जो वारेन हेस्टिंग ने बहुत काम किया, क्योंकि भारत में जो आपके कर वसूलने का नियम था अंग्रेज़ों के, एक तरीके से अंग्रेज़ को कम लाभ दे रहा था, इसीलिए अंग्रेज़ ने जो नियम बनाया अपने फेवर में बनाने का प्रयास करता है। ठीक है, इस बात को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट है कि 1774 ईस्वी में जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त होता है। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, नोट कीजिएगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो वारेन हेस्टिंग कब बनता है, 1774 ईस्वी में बनता है। बाद में जो वारेन हेस्टिंग है इस पर इंग्लैंड के संसद द्वारा जो है महाभियोग का मुकदमा भी चलाया जाता है वारेन हेस्टिंग पर। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रमुख सहायक संधि। तो प्रमुख सहायक संधि देख लीजिए, ये किसका सहायक संधि है, तो लॉर्ड बेलेजली का है। तो जो सबसे पहले किससे किया गया, हैदराबाद के साथ सहायक संधि किया गया। उसके बाद मैसूर के साथ में किया गया। उसके बाद तंजौर के साथ में किया गया। उसके बाद अवध के साथ में किया गया, फिर पेशवा, उसके बाद भोसले, उसके बाद सिंधिया के साथ में किया गया था। इसे याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, तो जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक है भारत में कब आते हैं, तो जुलाई 1828 में आते हैं। और किस पोस्ट पर आते हैं, तो बंगाल के गवर्नर जनरल के पोस्ट पर आते हैं। इनके द्वारा आते हैं सती प्रथा, बालिका शिशु वध को समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। साथ में ठगी प्रथा का अंत कर दिया गया लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। ये पूछा जाता है, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद है कि भारतीय रियासतों के प्रति जो है यथासंभव तटस्थता की नीति अपनाई। जैसे कि जो भी रियासत अगर स्वतंत्र है तो स्वतंत्र उसे रहने दिया, उसमें कोई फेरबदल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने नहीं किया। ये इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट है कि 1833 में जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन नियुक्त होता है, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक नियुक्त होता है। ठीक है, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स था।
उसके बाद नेक्स्ट है कि ठगों के विरुद्ध कार्रवाई किसके द्वारा की गई थी। तो ठगों के विरुद्ध कार्रवाई जो है कैप्टन सिलीमैन के द्वारा की गई थी। और जो कैप्टन सिलीमैन है इनकी नियुक्ति किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। इस क्वेश्चन को बीपीएससी जो है 203 बार पूछ चुका है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अंग्रेजी साम्राज्य में विलय। तो अंग्रेजी साम्राज्य में 1831 में जो है मैसूर का विलय कर लिया जाता है। आपको याद होगा कि 1799 में जो है जो टीपू सुल्तान है उनकी हत्या कर जो है किसे बनाया गया था, आपके मैसूर का शासक, तो एक बोडियार वंश का एक बच्चा था, उसे बनाया गया था। आपको याद भी होगा, हम बताए भी हैं। अब जो है उसे हटा दिया गया 1831 में और पूरा सत्ता जो है अपने कंट्रोल में अंग्रेजों ने ले लिया। उसके बाद 1834 में जो है कुर्ग तथा कछार पर अधिकार कर लेता है अंग्रेज। उसके बाद नेक्स्ट है कि अफीम के व्यापार को नियमित तथा अनुपत्रित करके जो है मतलब कि जो सारे अफीम थे उसको जमा करके केवल बम्बई बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। ध्यान रखिएगा, केवल बम्बई बंदरगाह से ही निर्यात किया जाता था। उसके बाद नेक्स्ट है कि निजाम नसरुद्दौला के कहने पर ही जो है हैदराबाद से अंग्रेजी अधिकारी को वापस बुलाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनके बारे में याद रखिए। तो कानून की विशिष्टता का नियम किसके द्वारा भारत में लागू किया गया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। और कॉर्नवालिस कोड, आपको याद होगा कॉर्नवालिस कोड, कॉर्नवालिस संहिता किसके द्वारा लागू किया गया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। उसके बाद है कि शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित। तो शक्तियों का जो पृथक्करण है किसके द्वारा किया गया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया। कर को अलग कर दिया गया और जो न्याय प्रशासन है उसे अलग व्यक्ति के हाथों में दे दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना है कि शक्ति का पृथक्करण कर दिया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। उसके बाद है कि भारत की प्रसंविदाबद्ध सिविल सेवा का प्रारंभ किसके द्वारा किया जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। आपको याद रखना है कि सिविल सेवा और पुलिस सेवा का जनक कौन माना जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है सिविल सेवा और पुलिस सेवा का जनक माना जाता है। इसकी मृत्यु, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है इनकी मृत्यु कहाँ पर हो जाती है, तो गाजीपुर में इनकी मृत्यु हो जाती है। और कब होती है, तो 5 अक्टूबर 1805 को होती है। इनका कब्र कहाँ पर है पूछा जाता है, खासकर यूपीपीसीएस में, कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है इनका कब्र कहाँ पर है, तो गाजीपुर में इनका कब्र है, ठीक है। गाजीपुर में मौत भी होती है और गाजीपुर में इन्हें दफना भी दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि लॉर्ड डलहौजी, इनके बारे में जानिए। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहता है, तो इनका कार्यकाल जो 1848 से 56 के बीच में इनका कार्यकाल रहता है। अवध का विलय वाजिद अली शाह पर जो है कुशासन का आरोप लगा के किसके द्वारा किया जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। तो आपको याद रखना है कि जब कुशासन के आरोप लगा के जो अवध का अंग्रेजों अपने शासन में, जो अंग्रेज अपने राज्य में विलय कर लेते हैं, तो उस समय शासक कौन था अवध का, ये पूछा जाता है। तो नोट कीजिएगा, वाजिद अली शाह था। भारत में रेलवे निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया जाता है। और भारत में प्रथम रेलवे लाइन जो है 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच में पहली ट्रेन चलती है, ठीक है। बम्बई से थाने के बीच में 1853 में पहली ट्रेन चलती है। उसके बाद नेक्स्ट है कि एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसके द्वारा, ये बहुत पूछा जाता है कि एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। उसके बाद है कि व्यापकगत सिद्धांत के तहत जो है किस किस राज्य को डलहौजी ने अपने राज्य में मिला लिया था, इसे नोट कर लीजिए। तो जो व्यापकगत सिद्धांत के माध्यम से जो है सबसे पहले किसे मिलाता है ये पूछता है, तो सतारा को। कब मिलाता है, 1848 में। उसके बाद जैतपुर एवं संबलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में और नागपुर को 1854 में जो है व्यापकगत सिद्धांत, ये सिद्धांत ध्यान रखिएगा, व्यापकगत सिद्धांत के माध्यम से जो है डलहौजी अपने राज्य में इन सभी को मिला लेता है। उसके बाद है कि करौली 1855 का जो व्यापकगत प्रस्ताव था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का अस्वीकृत कर दिया। जो करौली है उसने आपके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है वो जो आपके जो व्यापकगत प्रस्ताव है उसे अस्वीकृत कर देते हैं, ठीक है। कि भारत में विद्युत तार का प्रारंभकर्ता कौन है, तो लॉर्ड डलहौजी हैं। उसके बाद 1852 में ओ सैगनेसी विद्युत तार विभाग का अधीक्षक था। 1857 ईस्वी के विद्रोही का मृत्यु पूर्व कथन, इस तार ने हमारा गला घोट दिया। नेक्स्ट है कि अवध का विलय
इसे ध्यान से देखिएगा, यहाँ से पूछा जाता है। अवध का विलय 1854 ईस्वी में सिलीमैन के स्थान पर जो है जेम्स आउटरम्प अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट नियुक्त होता है। उसके बाद जो आउटरम है एक रिपोर्ट देता है, उस रिपोर्ट में बोलता है कि जो अवध है, अवध में शासन व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं चल रही है। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि इसी के रिपोर्ट को अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया। सही बात है। जो आउटरम है इनके द्वारा बोला गया कि जो अवध में शासन व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं चल रही है, जो आपके उनका नाम क्या था, जो वाजिद अली जो शाह हैं, इनके द्वारा कंट्रोल किया नहीं जा रहा अवध को। तो इन्हीं के रिपोर्ट के आधार पर जो है जो अवध है उनका अधिग्रहण कर लिया जाता है। उनका कुशासन के आरोप लगा के कि वहाँ पर मतलब कि शासन ठीक से नहीं चल रहा है, तो बोल देता है कुशासन, ठीक है ना, क्योंकि बहुत चोरी हो रहा है, ये गुंडागर्दी हो रहा है, तो उसको बोलते हैं कुशासन। तो कुशासन के आरोप लगा के कि शासन ठीक से नहीं चल रहा है, तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, आपके अवध का अंग्रेज राज में विलय कर लेता है। कब करता है, तो 13 फरवरी 1856 को अवध का विलय कर लिया जाता है। इसे नोट कर लीजिएगा, अंग्रेजी राज में ये पूछा जाएगा यूपीपीसीएस में। कहाँ पूछा जाएगा, यूपीपीसीएस या यूपी का जो भी एग्ज़ाम होगा लोअर वर्ग, उसी में पूछा ये क्वेश्चन जाएगा। उसके बाद है लॉर्ड कैनिंग के बारे में। देखिए जो लॉर्ड कैनिंग है, ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय कौन है, ब्रिटिश भारत का, इंपॉर्टेंट है। तो ब्रिटिश भारत का प्रथम जो वायसराय हैं लॉर्ड कैनिंग है। और 1856 ईस्वी में जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है किसके शासनकाल में पारित होता है, तो पूछा जाता है लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में पारित होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि 1 नवंबर 1858, याद रखिएगा ये डेट 1 नवंबर, ये बीपीएससी कई बार पूछ चुका है इस डेट को बीपीएससी कई बार पूछ चुका है। तो 1 नवंबर 1858 महारानी की उद्घोषणा में क्या है कि इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग द्वारा ये उद्घोषित किया जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति हो जाएगी। ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसके शासन की समाप्ति कर दी गई है 1 नवंबर 1858 की घोषणा के अनुसार। भारत के शासन है अब सीधे ब्रिटिश शाही ताज के अंतर्गत करने की घोषणा कर दी गई। मतलब जो पहले कंपनी था उसे अब समाप्त कर दिया गया। अब बोला कि देखिए अब कंपनी शासन नहीं करेगा, अब कंपनी से बड़ा लोग शासन करेंगे। कौन लोग शासन करेंगे, अब सीधे यहाँ से जो ब्रिटेन की महारानी है, जो ब्रिटेन की संसद है, ये भारत पर शासन करेगा। ठीक है, तो ये इसकी घोषणा कब की गई थी, 1 नवंबर 1858 को, याद रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट है लॉर्ड एलन ब्रो। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहता है, तो 1842 से 44 के बीच में इनका कार्यकाल रहता है। याद रखना है कि दास प्रथा का उन्मूलन कब होता है, तो 1843 में होता है। और किसके शासनकाल में होता है, तो लॉर्ड एलन ब्रो के शासनकाल में होता है। साथ में आपको याद रखना है जब बीपीएससी क्वेश्चन पूछा था तो लॉर्ड एलन ब्रो और सिलीमैन दोनों को साथ मैंने कि एक ये जो एलन ब्रो वाला आगे में क्वेश्चन था और जो सिलीमैन वाला था पीछे में था, मतलब वो दोनों जो क्वेश्चन है एक ही साल पूछा गया था। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कि सिंध का पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब किया गया, तो 1843 में। कब किया गया, 1843 में। उसके बाद नेक्स्ट वायसराय हैं लॉर्ड मेयो। कौन है, लॉर्ड मेयो। इनका कार्यकाल कब रहता है, 1869 से 72 तक इनका कार्यकाल रहता है। और इनके द्वारा प्रथम क्या इंपॉर्टेंट है, तो प्रथम जनगणना जो है इन्हीं के शासनकाल में होता है। 1872 ईस्वी में प्रारंभ होता है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। अंडमान निकोबार में इनकी हत्या कर दी जाती है। कहाँ पर, अंडमान निकोबार में इनकी हत्या कर दी जाती है लॉर्ड मेयो की। प्रथम वायसराय कार्यकाल के दौरान इनकी हत्या कर दी गई थी। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम वायसराय कौन है जिनकी अपने कार्यकाल के दौरान ही हत्या कर दी गई थी, तो लॉर्ड मेयो थे। और इसकी हत्या किसके द्वारा की गई थी, तो शेर अली अफरीदी के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी, शेर अली अफरीदी के द्वारा। उसके बाद है कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य, तो देख लीजिए। आधुनिक भारत में स्थानीय शासक का जनक कौन है, तो लॉर्ड रिपन जो है आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक माना जाता है। 1861 ईस्वी में प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को नियुक्त किया गया। करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किए थे, तो किसके द्वारा किया गया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई,
तो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय। नेक्स्ट है कि 1871 ईस्वी में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग बनाया गया, किसके द्वारा? 1871 में जो है पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया? तो मेयो के समय बनाया गया, मेयो के समय बनाया गया। नेक्स्ट है कि तृतीय दिल्ली दरबार का परिणाम था बंगाल का विभाजन रद्द। बंगाल का विभाजन रद्द कब होता है? 1911 में, ठीक है, 1911 में। नेक्स्ट है कि अगिल के सुझाव पर स्थापित विभाग का नाम क्या है? तो पुरातत्व विभाग उसका नाम है, पुरातत्व विभाग उसका नाम है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ गतिविधियाँ और गवर्नर जनरल और वायसराय का नाम दिया गया है। चूक का सिद्धांत या हड़प नीति, चूक का सिद्धांत या हड़प नीति किसके द्वारा दिया गया था? तो डलहौजी के द्वारा दिया गया था। बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1905 में किया गया था। बंगाल में दोहरा शासन किसके द्वारा लाया गया था? तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था? 1765 में लाया गया था। और जो बंगाल में दोहरा शासन लाया गया था आपके क्लाइव के द्वारा, इसे समाप्त कौन करता है? तो वारेन हेस्टिंग्स इसे समाप्त करते हैं। सामाजिक सुधारक कौन है? तो बेंटिंग को जो है भारत का सामाजिक सुधारक बोला जाता है, ठीक है, बेंटिंग को, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को, ठीक है, नोट कीजिएगा, बेंटिंग को भारत का सामाजिक सुधारक बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है भूराजस्व व्यवस्था में पहला है अस्थाई बंदोबस्त। तो जो अस्थाई बंदोबस्त है इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जो तीनों आपके हैं अस्थाई बंदोबस्त, रैयतबाड़ी और महालबाड़ी है, इन तीनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देख लीजिए जो सबसे पहले ये प्रारंभ कब होता है? तो 1793 में प्रारंभ होता है अस्थाई बंदोबस्त। और किसके द्वारा प्रारंभ किया जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। जो अस्थाई बंदोबस्त है इसी का एक अलग नाम है इस्तमरारी व्यवस्था, इस्तमरारी व्यवस्था इसी का नाम है। उसके बाद है जागीरदारी व्यवस्था, मालगुजारी व्यवस्था और उसके बाद विस्बेदारी व्यवस्था। विस्बेदारी व्यवस्था, ये सारे चारों नाम जो हैं अस्थाई बंदोबस्त का ही है। किस क्षेत्र में इसका विस्तार था? तो इसका विस्तार था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र में लागू था अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त लागू था। और कितने क्षेत्र पर लागू था? तो ब्रिटिश भारत के लगभग जो है 19% भूभाग पर लागू था। नेक्स्ट है कि प्रावधान में क्या है? जमींदारों का एक नया वर्ग भूस्वामी घोषित, जमींदारों का एक नया वर्ग भूस्वामी घोषित हो गया। और भूमि के लगान का जो है 10/11 हिस्सा जो है अंग्रेज को ज़मींदार देते थे और 1/11 हिस्सा खुद अपने रखते थे ज़मींदार। आपको तीनों चीज़ समझा देते हैं, एक बार समझ लीजिएगा। अस्थाई बंदोबस्त में क्या होता है? ये आपके अस्थाई बंदोबस्त है। इसमें होता है कि जो अंग्रेज़ था, अंग्रेज़ जो है ढंग से लिखते हैं, ये आपके अंग्रेज़ हैं, ठीक है, ये अंग्रेज़ हैं। अंग्रेज़ जो है किससे समझौता करते हैं अस्थाई बंदोबस्त में? तो ज़मींदार से। किससे करते हैं? ज़मींदार जो है लगान किसको देगा? अंग्रेज़ को देगा। जबकि जो रैयतबाड़ी है इसमें क्या था? तो इसमें आपके जो अंग्रेज़ हैं, अंग्रेज़ किससे समझौता करते हैं? किसान से करते हैं। यहाँ पर किसान ही जो है अंग्रेज़ को लगान देगा। उसके बाद है महालबारी व्यवस्था। महालबारी व्यवस्था में क्या था कि जो अंग्रेज़ है, ये अंग्रेज़ है किससे समझौता करता है? तो एक महाल से करता है, ठीक है। जो राजस्व चुकाने की जिम्मेदारी किसे दे दी गई? एक महाल को दे दी गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए रैयतबाड़ी व्यवस्था के बारे में। जो रैयतबाड़ी व्यवस्था है इसका जन्मदाता कौन है? तो टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड है। टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड है। और जो अस्थाई बंदोबस्त था उसका जन्मदाता कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था 1793 में, ठीक है, याद रखिएगा। टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड रैयतबाड़ी व्यवस्था के जनक है। सर्वप्रथम जो है तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया जाता है, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, ठीक है, कुछ हिस्से। उसके बाद पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग में लागू किया जाता है, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल जो पूर्वी बंगाल है और असम तथा कुर्ग में लागू किया जाता है। और ब्रिटिश भारत के जो है कितने % भूमि पर लागू था? तो 51% भूमि पर आपको लागू था अस्थाई बंदोबस्त, जबकि रैयतबाड़ी बंदोबस्त। और अस्थाई बंदोबस्त जो है
19% भूभाग पर लागू था। ठीक है, 19% भूभाग पर अस्थायी बंदोबस्त लागू था। नेक्स्ट है कि रैयत के लिए प्रावधान क्या था, तो भूमि के मालिकाना और कब्जादारी अधिकार प्रदत्त किसको दिया गया, तो किसान को दिया गया। कृषक जो है भूस्वामित्व की स्थापना की गई, मतलब जो कृषक है भूमि की मालिक है। और उच्च लगान दर था, यहाँ पर लगान बहुत ज़्यादा था, उसके कारण जो किसान थे उनका बहुत ज़्यादा शोषण किया गया। उसके बाद नेक्स्ट है महालवाड़ी व्यवस्था। इसमें क्या है, तो प्रत्येक ग्राम अथवा महाल जागीर का एक भाग महाल के साथ में आपके संबंध स्थापित किया जाता था अंग्रेज़ों के द्वारा। उसके बाद है कि ग्राम समाज ही सम्मिलित भूमि तथा अन्य भूमि का स्वामी माना जाता था। और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत तथा पंजाब में कुछ परिवर्तनों के साथ लागू कर दिया गया था महालवाड़ी व्यवस्था। और कितने % भूमि पर लागू था, तो 30% भूभाग पर लागू था महालवाड़ी व्यवस्था। अस्थाई कितने में था, 19 में। और रैयत कितने में था, 51 में। और आपके महाल कितने में, महलवाड़ी, तो 30% इलाके पर लागू था। इतना आप सभी को याद रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट है कि धन का बहिर्गमन सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ। इसका अवधारणा क्या है कि भारतीय धन जो है, भारतीय धन संपत्ति एवं, याद रखना है, भारत की धन संपत्ति एवं माल का अविरल प्रवाह इंग्लैंड की ओर, लेकिन बदले में भारत को जो है पर्याप्त आर्थिक, व्यापारिक अथवा भौतिक लाभ नहीं मिला, इसी को बोला गया धन का बहिर्गमन सिद्धांत। सिंपल बात में आपको हम बोले कि भारत से जो धन इंग्लैंड के द्वारा ले गया उसके बदले में भारत को कुछ भी नहीं मिला, तो उसी को हम बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ बोला जाता है। और इसका प्रतिपादन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। और किस में किया गया, तो इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया में पहली बार जो है धन के बहिर्गमन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। और इनके द्वारा जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया। साथ में द वाइट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, और उसके बाद है ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, लेख में इसकी व्याख्या की जाती है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। वर्ष 1905 में इसे इबेल और ऑल इबेल्स अर्थात अनिष्टों का अनिष्ट कहा जाता है। उसके बाद है कि इस सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी थे। साथ में आपको याद रखना है कि इसका स्वरूप क्या था, तो किस प्रकार से भारत से जो है धन बाहर जा रहा था, ये समझना है। ठीक है, तो सरकार की खरीद नीति के माध्यम से अंग्रेज अगर भारत कुछ खरीद रहा है तो अपने लिए खरीदता था और उसका पैसा भारत को, जनता को देना पड़ता था। ठीक है, जो हथियार खरीद रहा है तो उसका हथियार अंग्रेज अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद है होम चार्जेज के माध्यम से, अर्थात भारतीय सार्वजनिक ऋण, जैसे कि भारत में रेलवे का डेवलपमेंट हो रहा है तो उस पर कर्ज ले लिया ढेर सारा, ठीक है, अंग्रेज़ों ने, और उस कर्ज पर तो आपको ब्याज देना पड़ेगा ना, तो उस ब्याज को भी आपके बोलते हैं कि ड्रेन ऑफ वेल्थ के अंतर्गत हम लोग बोलते हैं। ठीक है, भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं रेलवे पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क, ठीक है, सैनिक शुल्क, इंग्लैंड में राज सचिव का सारा व्यय वर्ष 1919 तक जो है, तथा भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले भत्ते और पेंशन, ये सब कहाँ से दिया जाता था, तो जो भारत की संचित निधि थी वहाँ से दिया जाता था। ठीक है, लेकिन भारत के लिए कुछ काम नहीं कर रहे हैं ये लोग, सिर्फ अपने लिए काम कर रहे थे, लेकिन जो भारत का अपना कोष था, हमारा कोष खाली हो रहा था। ठीक है, हमारे जो धन था वो आपके भारत से इंग्लैंड जा रहा था, इसी को बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ बोला जाता है। समझ गए ना आप लोग। उसके बाद यहाँ पर देखिए अन्य प्रतिपादक कौन कौन थे, तो महादेव गोविंद रनाडे भी आपके जो हैं आपके ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में बात करते हैं। साथ में रमेश चंद्र दत्त, ये अर्थशास्त्री हैं, ठीक है, रमेश चंद्र दत्त के लेख इकोनॉमिक
हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भी उल्लेख किया जाता है ड्रेन ऑफ वेल्थ का। इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। आपको ऑप्शन दे देगा कि किसके किसके द्वारा जो है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का प्रतिपादन किया गया है, ठीक है। उसके बाद नोट में लिखा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है कलकत्ता अधिवेशन 1896 में जो है आधिकारिक तौर पर धन के बहिर्गमन सिद्धांत को स्वीकार किया। तो आपके लिए क्वेश्चन बन गया, कब स्वीकार किया गया था कांग्रेस के द्वारा? तो कलकत्ता अधिवेशन 1896 में स्वीकार किया गया कि भारत से हाँ धन का निकासी हुई है, अंग्रेजों के द्वारा इलीगल तरीके से भारत से धन की निकासी की गई है, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव किसके कारण, ब्रिटिश के नीतियों के कारण जो है भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? तो पहला देखिए औद्योगिकरण, जो औद्योगिकरण होने के कारण भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो भारत का जो हस्तशिल्प उद्योग था वो ख़त्म हो गया। अगर बड़ा बड़ा मशीन जो है सस्ते में कपड़ा का उत्पादन करेगा तो बताइए कोई महंगा कपड़ा खरीदेगा? भारत का जो आपके हस्तशिल्प उद्योग था उसका कपड़ा ख़त्म हो गया, माने कि जो भारत का जो आपके कपड़ा था वो बिकता ही नहीं था। साथ में एक काम क्या किया गया था, जो आपके अंग्रेज हैं, अगर भारत के जो व्यापारी थे कपड़ा जो हाथ से बना होता था उसका निर्यात करते थे इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड में जो है इस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाता था, टैक्स लगा दिया गया, सरचार्ज लगा दिया, जो भी लगाना है बहुत कस के लगा दिया ताकि ये कपड़ा जो है बहुत ज़्यादा महंगा हो जाए और कोई इंग्लैंड में खरीदे ना, ठीक है। तो भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का हो गया, ह्रास हो गया। उसके बाद है कि भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, तो इसका वाणिज्यीकरण मतलब होता है कि जो खाने का फसल कम उत्पादन कीजिएगा और जैसे नील हो गया, कपास हो गया, उसका उत्पादन ज़्यादा हो जाएगा। तो भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण का प्रभाव क्या हुआ? तो किसानों को हानि हुआ, ठीक है, किसानों को हानि हुआ और ग्रामीण ऋणग्रस्तता में वृद्धि हो गई। जो किसान थे जो लालची सोचते थे कि अच्छा ठीक है कर्ज ले लेते हैं और कपास उत्पादन कर लेंगे ज़्यादा पैसे कमा के और कर्ज वापस कर देंगे, लेकिन अंग्रेज क्या करता था कि उस जो कपास पर बहुत ज़्यादा टैक्स लेता था, उसके कारण जो किसान था वो किसान को बहुत कम पैसा मिलता था, तो किसान जो ऋण नहीं चुका पाता था और लगातार ऋणग्रस्त बनता चला गया। उसके बाद है कि गरीबी में वृद्धि हो गई और उसके बाद नकदी फसलों को महत्व के कारण क्या हुआ कि भारत में जो है खाद्यान्न की कमी हो गई और अकाल तक भी भारत में पड़ा, जो पहले इतना अकाल कभी भी नहीं पड़ा था। उसके बाद है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्रामीणीकरण हो गया, क्या हो गया? ग्रामीणीकरण हो गया। उसके बाद है कि भारत में ब्रिटिश वित्त पूंजी का आगमन, भारतीय पूंजीपतियों को हतोत्साहन हुआ। जो भारत के पूंजीपति थे वो क्या हुए? लगातार हतोत्साहित हुए और ब्रिटिश पूंजी आई और ब्रिटिश की सरकार का भी समर्थन था। उन लोगों ने भारत में खूब पैसा कमाया और भारत को लगातार शोषण भी किया। देखिए आपको अगर हम चाहें तो इस पर जो है आधा घंटा का लेक्चर बोल सकते हैं, लेकिन संभव नहीं है क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो है, इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति होने का कारण क्या क्या है? तो कारण है राजनीतिक कारण भी है, सामाजिक कारण भी है, आर्थिक कारण भी है, धार्मिक कारण भी है, ठीक है। इसमें जो प्रमुख कारण है कि ब्रिटिश साम्राज्य की जो घिनौनी नीतियाँ थी उसका प्रमुख कारण है। यहाँ तक जो भारत के सैनिक हैं, सैनिक के साथ में भी दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता था और साथ में जो भारत के सैनिक थे उनके धर्म को भी नष्ट किया जा रहा था। और जो आपके जो सैनिक थे, जो सैनिक किसी के तो बेटे होंगे किसान के, तो उन किसानों को भी शोषण किया जा रहा था। तो लगातार जो आपके जो सिपाही थे लगातार असंतुष्ट हो रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट है कि ये सबसे लास्ट कारण है। तो उसके बाद देखिए चर्बी वाले जो कारतूस का एक मामला आता है, बोला जाता है कि 1857 ईस्वी में कि सैनिकों द्वारा जो है चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर देते हैं। अफवाह उड़ता है कि अफवाह नहीं, वो तो सही ही था कि जो आपके जो गोली होता है ना, गोली के पीछे देखिएगा तो चमड़ा गाय का चमड़ा था उसे लगाया जाता था, उसे दांत से खींचना पड़ता था। तो सैनिकों द्वारा जो है चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर देना 1857 के बैरकपुर में। और उसके बाद जो है मंगल पांडे जो है एजुडेंट पर हमला कर उनकी हत्या कर देते हैं और उसके बाद जो है लगातार जो है असंतोष सैनिकों में पनपता रहता है। और जो तत्कालीन कारण है उसी समय चर्बी वाले कारतूस की अफवाह की घटना होती है और जो आपके 1857 की आंदोलन शुरू हो जाता है। तो कब शुरू होता है? 10 मई को जो है आपके मेरठ से शुरू हो जाता है। 10 मई से कहाँ से? मेरठ से शुरू हो जाता है और 12 मई 1857 विद्रोह का जो है दिल्ली पर अधिकार हो जाता है। जो विद्रोही हैं, जो हमारे विद्रोही सैनिक थे, इनके द्वारा जो है 12 मई 1857 को जो है दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं और अपना नेता किसे नियुक्त करते हैं?
तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, उसमें दिल्ली को शासक थे, कौन थे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। उसके बाद है कि स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक, जो स्वाधीनता संग्राम था आपके 1857 का, उसका प्रतीक क्या था, नोट कीजिएगा, पूछा जाता है। तो कमल और रोटी, कमल और रोटी, कमल और रोटी उनका प्रतीक था, ठीक है। और उसके बाद है कि जो नेतृत्व कौन प्रदान कर रहे थे, जो 1857 का क्रांति हुआ तो बहुत से इलाके में एक बार में फैला, तो उसका नेतृत्व कौन लोग प्रदान कर रहे थे। तो बरेली में जो है खान बहादुर, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब जिसे बोलते हैं नाना धोधो पंत। उसके बाद जगदीशपुर, बीपीएससी के लिए बीबीआई ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। जगदीशपुर आपके बिहार में कुंवर सिंह, असम में दीवान मनीराम दत्त, और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह, ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला शाह। उसके बाद आपको याद रखना है जो 1857 का विद्रोह है उसके कुछ कथन, बहुत से विद्वानों ने क्या क्या बोला 1857 के बारे में। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर सर जेम्स आउट्रम और टेलर, डब्ल्यू टेलर के द्वारा क्या बोला गया। तो जो 1857 के बारे में बोला गया सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर के द्वारा कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम है 1857 का विद्रोह। उसके बाद बोला गया जॉन लॉरेंस और सिले के द्वारा क्या बोला गया, तो बोला गया कि जो 1857 का विद्रोह है केवल सैनिक विद्रोह है। क्या बोला गया, केवल सैनिक विद्रोह है। जबकि टी.आर. होम्स, जो टी.आर. होम्स थे, इनके द्वारा क्या बोला गया, तो बर्बरता और सभ्यता के मध्य युद्ध हुआ। बर्बरता किसको बोला, तो भारत के जो लोग थे उनको बर्बरता बोला, और सभ्यता किसको बोला, तो इंग्लैंड अपने आप को खुद को बोला कि हम सब लोग हैं, आप लोग सब होते तो फिर भारत में इतना अत्याचार नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद है बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर जो है स्वतंत्रता की पहली लड़ाई, जो बी.डी. सावरकर के द्वारा बोला गया कि 1857 जो है स्वतंत्रता की पहली लड़ाई है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद है कि आर.सी. मजूमदार, जो आर.सी. मजूमदार हैं, इनके द्वारा बोला गया कि तथाकथित प्रथम, नोट कीजिएगा ये आईएएस क्वेश्चन पूछ चुका है मेंस में इस चीज़ को। तो आर.सी. मजूमदार तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना, प्रथम ना राष्ट्रीय ना ही स्वतंत्रता संग्राम, इनके द्वारा बोला गया ये जो आपके तथाकथित प्रथम जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है, ना तो प्रथम आपके आंदोलन है, ना तो राष्ट्रीय आंदोलन है, ना ही स्वतंत्रता संग्राम के लिए आंदोलन है, ठीक है, ना ही स्वतंत्रता संग्राम के लिए आंदोलन है, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद कुछ पुस्तक है जो नोट कीजिए, जो बी.डी. सावरकर के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, तो द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसके द्वारा लिखा गया, तो बी.डी. सावरकर के द्वारा लिखा गया। उसके बाद है 1857 किसके द्वारा लिखा गया, तो एस.एन. सेन के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट है कि असबाब ए बगावत एस हिंद, असबाब ए बगावत हिंद बुक किसके द्वारा लिखा गया, तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा लिखा गया। उसके बाद है द सिपाही एम्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857 ये किसके द्वारा लिखा गया, तो आर.सी. मजूमदार के द्वारा लिखा गया, ठीक है। उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट इधर ये वाला पॉइंट, अंग्रेज समर्थक प्रमुख शासक कौन कौन थे, ये पूछा जाता है बहुत क्वेश्चन, ठीक है। तो जो अंग्रेज समर्थक भारत में कौन कौन शासक थे, तो ग्वालियर के सिंधिया थे, इंदौर के होलकर थे, हैदराबाद के निजाम थे, जोधपुर के राजा थे, भोपाल के नवाब थे, पटियाला नाभा और जिंद के सिख शासक थे, पटियाला नाभा और जिंद के सिख शासक थे। कश्मीर के महाराजा भी जो हैं अंग्रेज़ों के साथ में थे, ठीक है, कश्मीर के राजा भी अंग्रेज़ों के साथ में थे। और इसका परिणाम क्या होता है, तो भारतीय रजवाड़े के प्रति विजय और विलय की नीति त्याग दिया गया, किसके द्वारा, तो भारतीय रजवाड़े के प्रति जो है विजय और विलय की नीति त्याग दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। इसका परिणाम हुआ सरकार द्वारा जो है राजाओं को गोद लेने की जो अनुमति समाप्त कर दी थी उसे अब वापस दे दिया, क्योंकि आपको पता है कि एक तरंग रोधक का काम किया इन राजवाड़ों ने, नहीं तो जो 1857 की क्रांति में जो बोरिया बिस्तर समेट के जाना पड़ जाता अंग्रेज़ों को। लेकिन जो आपके राजा थे ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, इन लोगों ने जो अंग्रेज़ों को बचा लिया,
तो अंग्रेज़ों को जब बचा लिया तो अंग्रेज़ ने सोचा कि भारत में एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो समय पर हमें काम दे सके, इसीलिए, ठीक है। उसके बाद है कि भारतीय सेना के नवगठन के लिए पील आयोग का गठन किया गया। पील आयोग के माध्यम से ही जो भारत की सेना है उसकी संख्या को कम कर दी जाती है। जो भारत की जनता सेना में आपके जाती थी उसकी संख्या को कम कर दिया गया। और साथ में नेपाल, जो नेपाली थे जिसे बोलते हैं गोरखा, और जो पंजाब के इलाके के लोग थे उनको सेना में भर्ती किया गया। जो उत्तर प्रदेश थे, बिहार के लोग थे, उनको सेना में कम भर्ती किया जाने लगा, क्योंकि बोला जाने लगा कि ये लोग विद्रोही हैं, ये लोग विद्रोह कर देते हैं, इसीलिए। सही बात है यार, गलत काम में तो विद्रोह करेंगे ही। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत में कंपनी के शासन का समापन हो गया। जो अब क्या होता है कि 1857 के बाद जो है, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन कर रही थी, अब उसे समाप्त कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। उसके बाद है कि भारत का शासन अब सीधे क्राउन के अधीन, इसे देख चुके हैं कि अब सीधे शासन कौन करेगा, तो ब्रिटेन की महारानी करेगी, ब्रिटेन का संसद करेगा। उसके बाद है कि भारत में जो है ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक, भारत में जो है ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक लग गया है, हम देख चुके हैं। उसके बाद है कि धार्मिक मामले में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। पहले क्या था कि धार्मिक मामले में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप किया जाता था, अब धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और सबके लिए एक समान कानून सुरक्षा लाएगी सरकार, ठीक है। इसका यह परिणाम हुआ। तो इतना आपको 1857 की क्रांति के बारे में याद रखना है। उसके बाद और भी जो जन आंदोलन हुआ उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अन्य आंदोलन में देखिए, पहला है संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो आपसे डेट पूछा जाएगा। संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो 1855-56 के बीच में संथाल विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह क्या था, आदिवासी विद्रोह था। दामन एक कोह में मूलतः आर्थिक कारणों से प्रारंभ हो जाता है संथाल विद्रोह। तो जो संथाल विद्रोह होने का मूल कारण था, आर्थिक कारण था। और इसका नेतृत्व किसके द्वारा दिया जाता है, तो इसका नेतृत्व जो है सिद्धू, कान्हू, चांद एवं भैरव नामक 4 भाइयों के द्वारा इसका नेतृत्व दिया जाता है। पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद है कि 1855 ईस्वी में संथालों द्वारा जो है भागलपुर क्षेत्र में विद्रोह किया जाता है। तो किस क्षेत्र में, भागलपुर क्षेत्र में। ये जो एरिया है बीपीएससी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है मेजर बारो के नेतृत्व में जो है विद्रोह को दबाने गई सेना संथालों द्वारा पराजित हो जाती है, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, नोट कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है पागल पंथ। जो पागल पंथ है एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। पागल पंथ करम शाह द्वारा प्रारंभ होता है। पागल पंथ जो आंदोलन है जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचार के विरुद्ध आंदोलन था, ठीक है, ये टीपू द्वारा बोला गया, टीपू द्वारा। नेक्स्ट है मुंडा विद्रोह। ये कब होता है, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जो मुंडा विद्रोह है 1899 से 1900 के बीच में होता है। इसका और नाम क्या है, तो इसका और नाम जो है उलगुलान विद्रोह, उलगुलान विद्रोह या महान हलचल विद्रोह भी इसे बोला जाता है, मुंडा विद्रोह को। इसका समय अवधि क्या होता है, तो 1899 से 1900 के बीच में जो मुंडा विद्रोह होता है। और जो बिरसा मुंडा है, बिरसा मुंडा को और अन्य नाम से जानते हैं, जगत पिता और धरती बाबा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है कि बोंगा जो है, बोंगा की पूजा छोड़कर सिंह बोंगा की पूजा करने का आह्वान किया गया। किसके द्वारा, तो बिरसा मुंडा के द्वारा। अनेक देवता के स्थान पर जो है एक ईश्वर की पूजा करने का आह्वान किया जाता है बिरसा मुंडा के द्वारा। इतना आपको नोट करना है। आप लोग जो कम से कम इस वीडियो को 102 बार जरूर रिवीजन मारिएगा, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। उसके बाद है बहावी आंदोलन। जो बहावी आंदोलन है अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सुनियोजित तथा गंभीर चुनौती प्रस्तुत की बहावी आंदोलन। इसके प्रवर्तक कौन थे, तो सैयद अहमद बरेलवी थे भारत में। सैयद अहमद बरेलवी थे भारत में। ये आपके वर्ल्ड लेवल का जो था ये आंदोलन था, तो भारत में जो इसका नेतृत्व प्रदान कर रहे थे सैयद अहमद बरेलवी, ठीक है। इसका प्रसार क्षेत्र यहाँ पर देख लीजिए, लिखा गया है काबुल, ठीक है। इसका प्रसार क्षेत्र कहाँ था, काबुल था। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, बंगाल, बिहार एवं मध्य प्रांत में इसका प्रसार क्षेत्र था। 1830 ईस्वी में जो है बरेलवी द्वारा पेशावर पर कब्जा कर लिया जाता है। 1830 में बालाकोट की लड़ाई में जो है जो बरेलवी साहब हैं इनकी मौत हो जाती है। सैयद अहमद बरेलवी, इनकी मौत हो जाती है बालाकोट की लड़ाई में।
उसके बाद नेक्स्ट है पटना। बरेलवी की मृत्यु के बाद जो है आंदोलन का केंद्र पटना बन जाता है। आपको नोट करना है, जो बरेलवी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो वहाबी आंदोलन है उसका केंद्र पटना बन जाता है। और बरेलवी की मृत्यु के बाद जो है नेतृत्वकर्ता कौन कौन है, तो मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली और अहमदुल्ला। याद रखिएगा, पूछा जाता है इनके नेतृत्वकर्ता के बारे में, ऑप्शन दे देगा आपसे कि इसके नेतृत्वकर्ता कौन नहीं है। उसके बाद है कूका आंदोलन। कूका आंदोलन का प्रारंभ होता है तो 1840 में प्रारंभ होता है और इसका नेतृत्व किसके द्वारा प्रदान किया गया, तो भगत जवाहर मल सियान साहब के द्वारा इसका नेतृत्व प्रदान किया गया। और इसका उद्देश्य क्या था, तो सिख धर्म में जो है प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों का अंत कर इस धर्म को शुद्ध करना, मतलब सिख धर्म को शुद्ध करना कूका आंदोलन का उद्देश्य था। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट नील विद्रोह। नील विद्रोह कब होता है, तो 1859 से 60 के बीच में जो है नील विद्रोह होता है। और ये प्रारंभ जो आपके होता है बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव से जो है नील विद्रोह प्रारंभ होता है। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो दिगंबर विश्वास तथा विष्णु जो विश्वास थे इसके नेतृत्वकर्ता थे। नोट कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास जो है इसके नेतृत्वकर्ता थे। और इसका प्रसार क्षेत्र जो आपका है नील विद्रोह का कहाँ पर था, तो नादिया में था, पाबना में था, पाबना बंगाल का क्षेत्र है। उसके बाद है खुलना, ढाका, मालदा। उसके बाद आपका है दिनाजपुर। क्या था, दिनाजपुर। तो ये आपके टोटल कितने क्षेत्र हो गए, 2, 4, 6 क्षेत्र में आपके इसका मेनली विस्तार था। और इसके समर्थन में जो है हिंदू पैट्रियाट के संपादक जो है हरीशचंद्र मुखर्जी ने लेख लिखा था। ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो नीचे वाला पॉइंट है कि नील बागान मालिकों के अत्याचारों का चित्रण जो है किसके द्वारा किया गया है, तो दीनबंधु मित्र के द्वारा। और किस बुक में किया गया है, तो नील दर्पण बुक में किया गया। किसके द्वारा, दीनबंधु मित्र के द्वारा। और किस बुक में किया गया है, तो नील दर्पण बुक में किया गया है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। ठीक है, इसके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अंग्रेज़ों द्वारा जो है स्थापित प्रथम मदरसा जो है कहाँ पर है, तो 1781 ईस्वी में जो है वारेन हस्टिंग द्वारा कलकत्ता में स्थापित की जाती है प्रथम मदरसा। और इसका प्रथम प्रमुख कौन होता है, तो मौलवी मुइजुद्दीन इसके जो हैं प्रमुख होते हैं प्रथम। साथ में आपको आगे याद रखना है कि फ़ारसी, अरबी और मुस्लिम कानून में शिक्षा दी जाती थी। मुस्लिम कानून की शिक्षा दी जाती थी, फ़ारसी, अरबी और मुस्लिम कानून की शिक्षा दी जाती थी। कहाँ पर, तो जो 1781 में स्थापित हुई थी कलकत्ता में मदरसा, उसमें। ठीक है, नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है संस्कृत कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की गई, तो बनारस में जो है संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। और कब की गई, तो 1791 में की गई। और किसके द्वारा की गई, तो जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप की गई। ठीक है, जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप की गई। और इसका उद्देश्य क्या था, तो हिंदुओं के धर्म, साहित्य और कानून का अध्ययन करना इसका उद्देश्य था। उसके बाद नेक्स्ट है चार्ल्स बिलिंग्स इनके द्वारा जो है भागवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद, मतलब कि इंग्लिश में अनुवाद किया गया था प्रथम बार। किसके द्वारा, तो चार्ल्स बिलिंग्स के द्वारा। और इसका जो प्रस्तावना जो भागवत गीता का किसके द्वारा लिखा गया था, तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद नेक्स्ट है सर विलियम्स जोन्स, इनके द्वारा जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। किसके द्वारा, सर विलियम जोन्स के द्वारा। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है वुड डिस्पैच या वुड घोषणा पत्र, ये कब आता है, तो 1854 में आता है। चार्ल्स वुड द्वारा जारी किया जाता है और इसे मैग्ना कार्टा बोला जाता है। भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा के विकास के लिए इसे मैग्ना कार्टा बोला जाता है। इसका आधार क्या है, तो लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर
लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर जो है कलकत्ता, बम्बई, मद्रास प्रेसिडेंसी में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की व्यवस्था करना वुड डिस्पैच या वुड घोषणा का आधार था, उद्देश्य था। ठीक है, इतना आपको याद रखना। आपसे पूछा जाएगा ना कि जो वुड डिस्पैच योजना है कब आता है, तो 1854 में आता है। और किससे संबंधित है, तो अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है और इसके माध्यम से कलकत्ता, बम्बई, मद्रास प्रेसिडेंसी में जो है एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है हंटर आयोग या कमीशन। 1854 के पश्चात जो है शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 में हंटर आयोग, हंटर कमीशन की नियुक्ति की जाती है। प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर देता है। कौन देता है? हंटर आयोग देता है। ठीक है, हंटर आयोग देता है, तो इतना आपको याद। नेक्स्ट है सैंडलर आयोग। ये कब आता है सैंडलर आयोग? तो 1917 में आता है। कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए नियुक्त किया गया सैंडलर आयोग। इनका विचार था कि जो सैंडलर आयोग है, इनका विचार था कि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार बहुत ही आवश्यक है, तभी विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार संभव है। किसके द्वारा बोला गया था? तो सैंडलर आयोग के द्वारा बोला गया था। कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न देख लीजिए। 1784 ईस्वी में जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सर विलियम्स जोन्स के द्वारा। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो 15 अगस्त 1906 को जो है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है कि बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो D.K. कर्वे के प्रयत्नों से। अच्छा नोट कीजिएगा, बम्बई में जो है प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो D.K. कर्वे के प्रयत्नों से। कलकत्ता में प्रथम हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई तो किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के द्वारा किया गया। तीन व्यक्ति ने मिलकर किया। राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ ने मिलकर करते हैं कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना। उसके बाद नेक्स्ट है कि 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई तो किसके द्वारा की गई? तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, वर्ष 1916 में जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट है कि 1896 ईस्वी में पूना में जो है विधवा गृह की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो D.K. कर्वे के द्वारा। D.K. कर्वे के द्वारा। नेक्स्ट है कि आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, तो इसमें है बंगाल गजट। ठीक है, बंगाल गजट तो भारत का पहला प्रकाशित समाचार पत्र है बंगाल गजट। और J.A. हिक्की 1780 में जो है बंगाल गजट का प्रकाशन है। उसके बाद है लॉर्ड बेलेजली। 1799 ईस्वी में जो है सभी समाचार पत्रों पर सेंसर लगा दिया जाता है लॉर्ड बेलेजली के द्वारा। और पत्रेक्षण अधिनियम पारित किया जाता है लॉर्ड बेलेजली के द्वारा। जबकि जो लॉर्ड हेस्टिंग्स हैं 1818 ईस्वी में जो है इनके द्वारा पत्रेक्षण अधिनियम को रद्द कर दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है लॉर्ड लिटन। इनके द्वारा जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया जाता है। और कब लाया जाता है? 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया जाता है। उसके बाद है लॉर्ड रिपन। जो लॉर्ड रिपन है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर देते हैं। और कब रद्द कर देते हैं? 1882 में। लाता कौन है? लिटन। और रद्द कौन करता है? रिपन। ठीक है, 4 सालों के बाद इसे रद्द कर दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि बाल गंगाधर तिलक पत्रकारिता के लिए जो है ब्रिटिश सरकार से सजा पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो पत्रकारिता के लिए जो पहले व्यक्ति है जो सज़ा पाने वाले हैं तो बाल गंगाधर तिलक हैं। उसके बाद है फ्री हिंदुस्तान। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो तारकनाथ दास का अखबार था फ्री हिंदुस्तान। उसके बाद है जो राम मोहन राय के द्वारा जो है संवाद कुमैदी और प्रज्ञा का चांद जो बांग्ला में लिखा जाता था। मिरातुल अखबार फारसी में प्रकाशन होता था। तो किसके द्वारा लिखा गया? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है संवाद कुमैदी। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रज्ञा का चांद जो आता था आपके जो संवाद कुमैदी और प्रज्ञा का चांद ये आता था बांग्ला भाषा में। और मिरातुल अखबार जो आपके आता था फारसी भाषा में। नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। उसके बाद है इंडियन मिरर अखबार। ये किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो देवेंद्र
नाथ टैगोर तथा मदन मोहन घोष के द्वारा, ठीक है। इसके संस्थापक भी थे और इसके प्रकाशक भी थे। नेक्स्ट है कि गदर क्या है, तो जो गदर है, गदर पार्टी का मुखपत्र गदर है, ठीक है। गदर पार्टी का जो मुखपत्र कौन है, गदर है। और ये आपके जो गदर है साप्ताहिक पत्र है और प्रथम संस्करण इसका कब प्रकाशित होता है, तो 1 नवंबर 1919 को जो है कहाँ से प्रकाशित होता है, तो सैन फ्रांसिस्को से प्रकाशित होता है। और किस भाषा में, भाषा इंपॉर्टेंट है, तो उर्दू भाषा में प्रकाशित होता है। उसके बाद है 9 दिसंबर 1913 गुरुमुखी में प्रकाशित होने लगता है गदर। उसके बाद मराठी, हिंदी, अंग्रेजी एवं गुजराती में भी प्रकाशन, एक अंक जो है फ़ख्तूनी भाषा में प्रकाशित होती थी, मतलब कि बहुत ज़्यादा भाषा में, उर्दू में भी आपके, मराठी में भी, गुरुमुखी में, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और फ़ख्तूनी भाषा में जो है गदर जो अखबार था उसका प्रकाशन किया जाता था। इसे नोट कीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है अमृत बाजार पत्रिका। जो अमृत बाजार पत्रिका है शिशिर कुमार घोष से संबंधित है। किससे, शिशिर कुमार घोष से संबंधित है। उसके बाद देखिए परीक्षा उपयोगी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले है इंडियन ओपिनियन। जो इंडियन ओपिनियन है महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया। जो इंडियन ओपिनियन पत्रिका है किसके द्वारा शुरू किया गया, तो महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया और दक्षिण अफ्रीका से प्रारंभ होता है। कब प्रारंभ होता है, 1903 में प्रारंभ होता है। और इसके प्रथम संपादक कौन थे, तो मनसुख लाल नज़र। मनसुख लाल नज़र इसके प्रथम आपके संपादक थे। 21 भाषा में छपती थी, तो गुजराती, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती थी। द इंडियन नेशन, द इंडियन नेशन, इसके बारे में आपको याद रखना है कि इसके जो संस्थापक कौन थे, तो कामेश्वर सिंह। कामेश्वर सिंह जो है द इंडियन नेशन के संस्थापक थे। उसके बाद है रामकृष्ण पिल्ले। जो रामकृष्ण पिल्ले हैं इनका जन्म होता है 1878 ईस्वी में और ये जो आपके हैं स्वदेश वाहिनी के संपादक हैं। स्वदेश वाहिनी एक पत्रिका है, उसके संपादक थे। उसके बाद है कि महात्मा गांधी जी के साप्ताहिक समाचार पत्र कौन कौन थे, तो हरिजन। जो हरिजन था अंग्रेजी में आता था। उसके बाद हरिजन बंधु। हरिजन अंग्रेजी में, अगर हरिजन बंधु बोलेगा तो गुजराती भाषा में, ठीक है, गुजराती भाषा में अगर बोलेगा हरिजन सेवक, सेवक बोलेगा तो हिंदी में। ये तीनों को ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है महात्मा गांधी का जो भी आपका पत्र है। उसके बाद है इंडिपेंडेंट। ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रारंभ किया गया समाचार पत्र है इंडिपेंडेंट, ठीक है। मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी हैं, मोतीलाल नेहरू। उसके बाद है बहिष्कृत भारत। ये किसके द्वारा लिखा गया है, प्रकाशित किया गया है, तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है, और किस भाषा में, मराठी भाषा में आपके प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट है हिंदू पैट्रियाट। जो हिंदू पैट्रियाट है इसके प्रथम संपादक कौन है, तो गिरीश चंद्र घोष हैं और इसका प्रकाशन 1853 से 55 के बीच में हुआ था। उसके बाद है कि 1855 ईस्वी में जो है इसका संपादक कौन बन जाते हैं, तो हरीश चंद्र मुखर्जी बन जाते हैं, ठीक है। हरीश चंद्र मुखर्जी नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है 55, तो ऐसा नहीं कि पूरे जो आपके दिसंबर तक रहे होंगे, तब तो ये बनते हैं, हरीश चंद्र मुखर्जी संपादक बनते हैं हिंदू पैट्रियाट के, ठीक है। तो आपके एग्जैक्ट डेट लिखा नहीं गया है, लेकिन 1855 में बनते हैं ये भी संपादक। उसके बाद नेक्स्ट है कि सोम प्रकाश। जो सोम प्रकाश है ये आपके बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र है सोम प्रकाश। और जो सोम प्रकाश से क्या है, ये आपके बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा जो प्रकाशन किया जाता है, कौन, सोम प्रकाश का, ठीक है। किसके द्वारा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा सोम प्रकाश का प्रकाशन किया जाता था। और नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन करता था सोम प्रकाश, ठीक है, सोम प्रकाश। उसके बाद नेक्स्ट है अल हिलाल, जो उर्दू में साप्ताहिक पत्रिका थी, किसके द्वारा निकाला जाता है, तो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता था। उसके बाद है कि लाला लाजपत राय के द्वारा जो है कौन सी पत्रिका निकाली गई, तो वंदे मातरम, जो उर्दू दैनिक मतलब डेली आता था, वंदे मातरम। उसके बाद है कि द पीपुल आपके अंग्रेजी में था, ये साप्ताहिक था, ठीक है, लाला लाजपत राय के द्वारा। उसके बाद है कि कौमी आवाज़, ये भी उर्दू अखबार है,
इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई के द्वारा किया गया था कौमी आवाज़ का प्रकाशन। उसके बाद है रास्ता गोफ्तार, ये किसके द्वारा इसका प्रकाशन किया गया? तो रास्ता जो गोफ्तार है इसका प्रकाशन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। उसके बाद है कॉमन बिल, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो कॉमन बिल है एनी बेसेंट द्वारा संपादित अंग्रेजी पत्र है, एनी बेसेंट द्वारा संपादित अंग्रेजी पत्र है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन में पहला व्यक्ति कौन है? राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय। प्रथम भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन करने वाले कौन है? तो राजा राम मोहन राय। जो राजा राम मोहन राय, इन्हें कौन कौन सी उपाधियां दी गई है? तो भारतीय पुनः जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष, युगदूत, ये सारी उपाधियाँ किसे दी गई है? तो राजा राम मोहन राय को दी गई है। आत्मीय सभा, ये जो आत्मीय सभा है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और कब की जाती है? तो 1815 ईस्वी में इसकी स्थापना की जाती है। और इसका उद्देश्य क्या था? तो हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करना जो है आत्मीय सभा का उद्देश्य था। उसके बाद है अकबर द्वितीय के बारे में जानिए। जो राजा राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई है? तो अकबर द्वितीय के द्वारा। अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि दी गई थी। उसके बाद है कि अपने दूत के रूप में अकबर द्वितीय जो है अपने दूत के रूप में 1830 ईस्वी में जो है राजा राम मोहन राय को जो है तात्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजता है और जहाँ पर इनकी मौत भी हो जाती है। उसके बाद आगे है कि जो राजा राम मोहन राय, इनकी मौत कब हो जाती है? तो 27 दिसंबर 1833 में। कहाँ पर होता है? तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में। ब्रिस्टल इंग्लैंड में, नोट कीजिएगा, पूछा जाता है। और उसके बाद है कि अंग्रेज़ी शिक्षा के ये आपके पक्षधर थे राजा राम मोहन राय, लेकिन ये इनका कहना था कि आँख बंद करके जो है अंग्रेज़ी शिक्षा को हमें नहीं अपनाना चाहिए, हमें भारत में जो है अपने अनुसार उसमें कुछ संशोधन करके जो है उसे अपनाना चाहिए भारत में, ठीक है, इनके द्वारा बोला गया। उसके बाद है विरोधी, ये किसका विरोध करते थे? तो मूर्ति पूजा का विरोध करते थे कि भारत में मूर्ति पूजा नहीं होना चाहिए। और बाल विवाह का भी विरोध करते थे। और साथ में जो सती प्रथा भारत में होते थे उस सती प्रथा का भी विरोध करते थे राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है दयानंद सरस्वती। तो अखंड खंडनी पताका लहराया गया दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो कब लहराया गया? 1867 में। और इनकी जो पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश है। और प्रसिद्ध कथन क्या है? तो अच्छा शासन सुशासन का स्थापन नहीं है। और आर्य समाज के बारे में जानिए। तो जो आर्य समाज है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो अप्रैल 1875 में जो है आर्य समाज की स्थापना बम्बई में की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? तो प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना, ठीक है, प्राचीन वैदिक धर्म की जो है शुद्ध रूप से पुनः स्थापना इसका उद्देश्य था। और जो आर्य समाज है इसका मुख्यालय कहाँ पर था? तो लाहौर में इसका मुख्यालय था। कब बनाया गया था? 1877 में बनाया गया था मुख्यालय। इनका नारा क्या था? पुनः वेदों की ओर चलो, पुनः वेदों की ओर चलो। और उपाधि क्या थी इनको? तो भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे बोला जाता है? तो दयानंद सरस्वती को बोला जाता है। और स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आर्य समाज का विभाजन कब होता है? तो 1892 से 93 में जो है आर्य समाज का विभाजन हो जाता है दो गुटों में, प्रथम गुट और द्वितीय गुट। प्रथम गुट कौन है? तो जो प्रथम गुट है पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक है, मतलब जो पश्चिमी शिक्षा है अंग्रेजी है जो उसका समर्थन करता है। उसमें कौन कौन है? तो लाला लाजपत राय और हंसराज, ठीक है, इसमें प्रमुख व्यक्ति हैं। और इनके द्वारा जो है दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की जाती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो है दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो लाला लाजपत राय एवं हंसराज के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट है कि द्वितीय गुट जो है, द्वितीय गुट, इसमें आपको याद रखना है कि जो पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी था, जो पाश्चात्य शिक्षा है उसका विरोधी था। और इसमें कौन कौन थे? तो स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशी राम थे। इनके द्वारा जो है
गुरुकुल की स्थापना की गई, तो कब की गई? 1902 में जो है गुरुकुल की स्थापना की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रार्थना समाज। जो प्रार्थना समाज है इसकी स्थापना कब की जाती है? तो 1867 में बम्बई में जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की जाती है। और किसके द्वारा की जाती है इसे नोट कीजिएगा। 1867 में जो प्रार्थना समाज की स्थापना की जाती है आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। और इसकी प्रेरणा किससे लिए थे? आत्माराम पांडुरंग जो है केशव चंद्र सेन से इसकी प्रेरणा लिए थे। और इसका उद्देश्य क्या है? तो जाति प्रथा का विरोध करना जो प्रार्थना समाज है उसका उद्देश्य है। स्त्री पुरुष के विवाह की आयु में वृद्धि करना, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है, ठीक है। उसके बाद देखिए परीक्षा उपयोगी जो आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे देख लीजिए। वेद समाज, जो वेद समाज है उसके संस्थापक कौन है? तो शिव नारायण अग्निहोत्री, ठीक है। वेद समाज के कौन है? शिव नारायण अग्निहोत्री हैं। और जो सत्यशोधक समाज है किसके द्वारा, इसके संस्थापक कौन है सत्यशोधक समाज के? तो नोट कीजिएगा ज्योतिबा फुले। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो सत्यशोधक समाज है इसके संस्थापक कौन है? ज्योतिबा फुले हैं। और जो धर्म सभा है इसके संस्थापक कौन है? तो राधाकांत देव हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि राधा स्वामी सत्संग आंदोलन, ये आपके तुलसीराम शिवदयाल साहब स्वामी जी महाराज इसके संस्थापक थे। उसके बाद है रामकृष्ण मिशन, इसके संस्थापक कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद इसके संस्थापक थे। तत्वोधनी सभा इसके संस्थापक कौन थे? तो देवेंद्र नाथ टैगोर जी इसके संस्थापक थे। और जो बहुजन समाज है इसके संस्थापक कौन है? तो मुकुंद राव पाटिल, शंकर राव यादव इसके आपके मुकुंद राव पाटिल और शंकर राव यादव इसके संस्थापक थे। उसके बाद है बीडो विधवा रीमैरिज एसोसिएशन, विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित इसके आपके संस्थापक थे, ठीक है, इसके संस्थापक थे। उसके बाद नीचे देखिए जो नेटिव मैरिज एक्ट कब आता है? तो 1872 में पारित होता है नेटिव मैरिज एक्ट, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कि केशव चंद्र सेन के प्रयास से जो है केशव चंद्र सेन के प्रयास से विवाह हेतु प्रावधान, क्या किया गया प्रावधान? तो लड़कों की जो न्यूनतम आयु है 18 वर्ष कर दिया गया और लड़कियों की जो न्यूनतम आयु है 14 वर्ष कर दिया गया। लेकिन केशव चंद्र सेन जो है अपने ही बेटी की शादी कर देते हैं कम उम्र में। ये तो नियम बताते हैं लेकिन अपने ही बेटी का शादी कम उम्र में कर देते हैं, 14 साल से कम उम्र में, ठीक है। और अन्य नाम जो है ब्रह्म विवाह अधिनियम इसे बोला जाता है, इसे ब्रह्म विवाह अधिनियम भी बोला जाता है या ब्रह्मा विवाह अधिनियम भी इसे बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि 1856 हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम कब आता है? तो जो हिंदू जो महिला है जो विडो है उनका पूर्ण विवाह कब कर सकते हैं? तो 1856 के जो एक्ट था उसके माध्यम से हिंदू विवाह अधिनियम पारित किया गया। कब? 1856 में पारित कर दिया गया। उसके बाद जो विधवा थी विवाह कर सकती थी, ठीक है। नेक्स्ट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है। तो लॉर्ड लिटन के काल में पारित होता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और इसका अन्य नाम क्या है? देसी भाषा प्रेस अधिनियम 1878 मुंह बंद करने वाला अधिनियम है। और प्रमुख कथन देख लीजिए, जो प्रमुख कथन है अरसर किन पैरी का है कि विपरीतगामी और असंगत, ये कथन है किसके द्वारा? तो अरसन किन पैरी के द्वारा, अरसर किन पैरी का है। जबकि एस एन बनर्जी का क्या कथन है? तो इनका कथन है कि आकाश से वज्रपात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, ये पूरा पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद अगले वीडियो में देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि फिर लास्ट में मर्ज करके आपको अपलोड करेंगे, लेकिन तब तक आप लोग छोटे छोटे वीडियो देख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद जब मर्ज हो जाएगा तो आप लोग आराम से रिवीजन कर लीजिएगा। इसमें है कि बंग भाषा प्रकाशित सभा किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से जो है 1836 ईस्वी में आपके स्थापित होता है बंगाल भाषा प्रकाशित सभा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है लैंड होल्डर्स सोसाइटी, इसकी स्थापना कब की जाती है? तो 1838 में इसकी स्थापना की जाती है। और कहाँ पर की जाती है? कलकत्ता में। और इसका अन्य नाम क्या है? जो लैंड होल्डर सोसाइटी है इसका अन्य नाम क्या है? तो जमींदारी एसोसिएशन इसका अन्य नाम है। और इसका उद्देश्य क्या था? तो जमींदार के स्वार्थों की रक्षा करना इसका उद्देश्य था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो संस्थापक, इसके संस्थापक कौन थे? तो द्वारका नाथ टैगोर जो है लैंड होल्डर्स सोसाइटी
इसके संस्थापक थे। ठीक है, नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो जमींदारी एसोसिएशन है, संस्थापक कौन थे? तो द्वारकानाथ टैगोर, ये पूछा जाता है। उसके बाद है पूना सार्वजनिक सभा। जो पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1870 में जो है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो एम.जी. रनाडे और जी.बी. जोशी के द्वारा किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है इंडियन एसोसिएशन। इसकी जो इंडियन एसोसिएशन है, इसे क्या बोला जाता है? तो इसे भारत संघ भी बोला जाता है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 26 जुलाई 1876 को इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी। और इसके संस्थापक कौन थे इंडियन एसोसिएशन के? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के सहयोग से। ठीक है, आनंद मोहन बोस के सहयोग से जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। ये कांग्रेस की पूर्व संस्था। उसके बाद नेक्स्ट है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो अक्टूबर 1851 में इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? तो राधाकांत देव इसके संस्थापक थे। और इसके जो और सदस्य कौन कौन है? तो इसके जो और सदस्य आपको देख लीजिए, आपके हरीशचंद्र मुखर्जी, देवेंद्र नाथ टैगोर, राजेंद्र लाल मित्र इसके अंशदस्य थे। उसके बाद नेक्स्ट है कि सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1877 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर? कलकत्ता में की गई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? तो सैयद अमीर अली इसके संस्थापक थे। उसके बाद नेक्स्ट है कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब की जाती है? तो इसकी जो स्थापना है 1885 में की जाती है, 1885 में। और इसके संस्थापक कौन थे? तो फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, ये 3 व्यक्ति आपके जो थे बम्बई एसोसिएशन के संस्थापक थे। इन तीनों को जो है बम्बई के त्रिमूर्ति भी बोला जाता है। तो नोट कर लीजिएगा, पूछा जाएगा कि बम्बई के त्रिमूर्ति किसे बोला जाता है? तो फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग, बदरुद्दीन तैयब जी को बोला जाता है।